हे गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। दिस इज़ ऋषिका। आज अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपनी न्यू मैगजीन जो कि हमारी अगस्त मंथ की है। तो विजन आइज के करंट अफेयर्स हम लोग न्यू मंथ के साथ स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले एज यूजुअल हमारी पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग देखेंगे। पॉलिटी में यहाँ पे सबसे पहले आर्टिकल 370 के बारे में बहुत ही अच्छी आर्टिकल दी गई है। इसमें आपको बहुत सारे डायमेंशन देखने को मिलेंगे। ईच एंड एवरी पॉइंट हम लोग यहाँ पे डिटेल में डिस्कशन करेंगे। साथ ही कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो कि काफ़ी न्यूज़ में रहा था। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए कुछ सब कैटेगराइजेशन है। एंड देन यहाँ पे डिमांड फॉर 6 स्केड्यूल स्टेटस के लिए यहाँ पे कुछ स्टेट के द्वारा डिमांड किया जा रहा है। और नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के बारे में फिर से डिटेल में देखेंगे। तो कुछ टॉपिक है जो कि काफ़ी इन्फॉर्मेटिव यहाँ पे और काफ़ी आपको इंटरेस्टिंग भी देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और भी प्रीवियस मंथ के जितने भी टॉपिक बचे हुए उसको हम लोग एक एक करके यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। आप लोग परेशान मत होइए। इससे पहले भी आपके जुलाई मंथ की, मई मंथ की कुछ टॉपिक बची हुई थी तो उसको कंप्लीट करेंगे। साथ ही PT 365 जो एक्सटेंडेड मटेरियल है उसको भी मैं कंप्लीट करूँगी, क्योंकि उसमें क्या है कि 3 महीने का आपका रिविजन पॉइंट ऑफ व्यू से वो काफ़ी अच्छी मैगजीन है, तो उसको भी आप लोग देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, जो कि आर्टिकल 370 है सबसे पहले। तो ये आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35 है। बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में था। क्यों था? क्योंकि सरकार के द्वारा जो है इसको हटाया गया है। और ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉग्नाइजेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के लिए, यानी कि इसको हटाकर, क्योंकि आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35 ये जो है ये आपका एक स्पेशल कैटेगरी यहाँ पे देता था जम्मू एंड कश्मीर को, तो इसको अभी एब्रोगेट किया गया है। तो इसी के लिए देखते हैं, क्योंकि एक साल यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। 5 अगस्त को लास्ट ईयर 2019 में इसको हटाया गया था। और उसके बाद जो है हम लोग कहाँ है तो 2020 में है। तो एक साल कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे हमारे आर्टिकल 370 और 35A को हटाए हुए। तो इसमें अब हम लोग डिटेल में देखेंगे कि एक साल में क्या क्या चेंजेस आए और क्या करना था, क्या नहीं हुआ, ईच एंड एवरी पॉइंट। तो कुछ बैकग्राउंड में चल के देखते हैं। सबसे पहले 1948 में इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा एक ट्रीटी ऑफ एसेशन को साइन किया गया था। और किसके किसके बीच में साइन हुआ था? तो यहाँ पे जो कश्मीर के रूलर थे उस समय, उनके साथ यहाँ पे ट्रीटी ऑफ एसेशन को साइन किया गया था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कश्मीर प्रोटेक्शन, पाकिस्तान के एग्रेशन से जो है कश्मीर प्रोटेक्शन को प्रोवाइड करने के लिए। क्योंकि 1947 तक क्या हो रहा था कि कश्मीर एक बहुत ही बड़ा मुद्दा बन चुका था। पाकिस्तान वाले कश्मीर को अपने साइड में वो जोड़ना चाह रहे थे और इंडिया हम लोग अपने साथ जोड़ने वाले थे, क्योंकि ये हमारे मैप के अंदर आता है, लेकिन पाकिस्तान वाले इस एरिया को अपने पास जोड़ना चाह रहे थे। तो इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात हुई थी। लास्टली यहाँ पे ट्रीटी ऑफ एसेशन साइन कराया गया कश्मीर के रूलर के साथ, और उनका यहाँ पे ये मेजोरिटी था कि वो यहाँ पे इंडिया के साथ जुड़ गए। ठीक है। और यहाँ पे आप लोग देखो कि ये जो साइन हुआ ट्रीटी ऑफ एसेशन, इसके बाद उनको आर्टिकल 370 जो कि हमारे पार्ट 21 में इंसर्ट कराया गया। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में पार्ट 21 है और इसमें एक अलग से आर्टिकल है जो कि 370 दिया गया और प्रोक्लेम किया गया। ऐसा कहा गया कि ये आर्टिकल टेम्पररी है, ट्रांजिशनल है और स्पेशल प्रोविजन प्रोवाइड करता है जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को। ठीक है। साथ ही यहाँ पे स्पेशल स्टेटस भी प्रोवाइड किया जाता है यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर को। अगर हम लोग आर्टिकल के हिसाब से देखें तो सेंटर को यहाँ पे ज़रूरत था कि वो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के कंकरेंस को, यानी कि यहाँ पे ज़रूरत है कि स्टेट गवर्नमेंट के साथ ही यहाँ पे इस कानून को अप्लाई करे। एक्सेप्ट किस किस एरिया में? तो डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, फाइनेंस और यहाँ पे कम्युनिकेशन है। तो ये कुछ ऐसे 3 एरिया थे जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के ही ऊपर पावर था, लेकिन इसके अलावा और भी जो एरिया है वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपने कानून को अप्लाई कर सकते हैं, अपने कानून को बना सकते हैं। तो कौन कौन से यहाँ पे स्टेट और यहाँ पे आपका एरिया हो गया? एक है डिफेंस जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है, फॉरेन अफेयर्स ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है, और साथ ही साथ फाइनेंस एंड कम्युनिकेशन, ये 3 एरिया है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है। साथ ही साथ स्टेट के जो रेजिडेंट थे वो यहाँ पे एक अलग कानून के साथ वो जी रहे थे, जैसे कि उनको कुछ स्पेशल दिया गया था रिलेटेड टू सिटीजनशिप, या फिर वो वहाँ के प्रॉपर्टी को ओन कर सकते थे, ओनरशिप थे वहाँ के प्रॉपर्टी के। सेपरेट उनका पेनल कोड था और फंडामेंटल राइट, जो कि अगर हम लोग इंडियन सिटीजन्स के कंपेयर में देखें तो यहाँ पे जो जम्मू एंड कश्मीर के लोग थे उनको कुछ अलग दर्जा दिया गया था। उनका एक अलग से पीनल कोड था। हमारे यहाँ क्या चलता है? IPC चलता है, इंडियन पीनल कोड चलता है, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में क्या चलता था? RPC चलता था, यानी कि ये रणबीर पेनल कोड चलता था। और साथ ही साथ जो है ओनरशिप था, प्रॉपर्टी खरीदने का राइट जम्मू एंड कश्मीर में सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को ही था, बाहर के लोगों को नहीं था। आर्टिकल 35A की बात करूं हमारे संविधान में, तो यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर की असेंबली को ये पावर दिया गया था कि वो डिफाइन कर सकते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर के कौन परमानेंट रेसिडेंट है। तो परमानेंट रेसिडेंट यानी कि वहाँ के रहने वाले जो है मूल निवासी जो होते हैं उनको स्पेशल राइट और प्रिविलेजेस जो है यहाँ पे प्रदान किया जा सकता है। यानी कि जम्मू एंड कश्मीर में रहने वाले वहाँ के जो परमानेंट लोग हैं उनको कुछ अलग तरीके का स्पेशल राइट और कुछ प्रिविलेजेस उनको प्रदान किया जा सकता है।
अगस्त 2019 में क्या हुआ कि हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक यहाँ पे आपका ऑर्डर लाया गया, जिसको कि कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 2019 कहते हैं, जिसमें कि कुछ प्रोविज़न रखा गया है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में और इस स्टेट में अप्लाई किया गया है। ये इफेक्टिवली इसका मतलब है कि सारे जो इन्फॉर्मेशन है, सारे जो यहाँ पे प्रोविज़न है, यानी कि जो सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड किया गया था जम्मू एंड कश्मीर को, वो यहाँ पे एब्रोगेट हो चुके हैं। इसके साथ साथ जो आर्टिकल 35A भी था, इसको भी स्क्रैप आउट कर दिया गया, ऑटोमेटिकली ये हो गया। आर्टिकल 370 के साथ यहाँ पे 35A भी था, तो 370 को अगर हम लोग स्क्रैप आउट किए, हटा दिए है, तो उसके साथ आर्टिकल 35A भी जो है ऑटोमेटिकली ये हट गया है। साथ ही जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, यानी कि ये एक कानून लाया गया, पार्लियामेंट के द्वारा इसको पास कराया गया और यहाँ पे क्या था कि जम्मू एंड कश्मीर को रीऑर्गेनाइज किया गया। जम्मू एंड कश्मीर जो स्टेट था उसको रीऑर्गेनाइज करके यहाँ पे 2 यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर दिया गया। ये हमारे इंडियन हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी भी स्टेट को कन्वर्ट करके यूनियन टेरिटरी बनाया गया। अब तक आप देखोगे कि यूनियन टेरिटरी को जो है स्टेट का दर्जा दिया जाता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो 2 यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर दिया गया। एक है जम्मू एंड कश्मीर डिवीजन, जिसमें कि लेजिस्लेटिव असेंबली होंगे। सेकंड है यहाँ पे लद्दाख यूनियन टेरिटरी, जिसमें कि जम्मू लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं होगा। तो ये एक मेजर पॉइंट है, ये भी आपसे पूछ लिया जा सकता है। जम्मू एंड कश्मीर है जहाँ पे आपको लेजिस्लेटिव असेंबली देखने को मिलेगा और जो लद्दाख यूनियन टेरिटरी है वहाँ पे आपको लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं देखने को मिलेगा। तो ये काम किया गया है पूरा आज 1948 से लेकर 2019 का, ये आपका एक बैकग्राउंड है। अब यहाँ पे देखते हैं कि जो पिटीशन था आर्टिकल 370 के रेवोकेशन से रिलेटेड, तो सुप्रीम कोर्ट में क्या, तो इसके बारे में देख लेते हैं। यानी कि आर्टिकल 370 को जो हटाया जा रहा था उसको चैलेंज किया गया। पिटीशन यहाँ पे चैलेंज किया गया है कि आर्टिकल 370 को जो हटाया गया है ये अभी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग था। कोई भी सिग्निफिकेंट हियरिंग जो है ये अभी लेना बाकी है। पिटीशन जो यहाँ पे लॉकडाउन के अगेंस्ट में था और 4G सर्विस को यहाँ पे रीस्टोर करने का था, तो पिटीशन जो है वो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया गया है कि जो रेस्ट्रिक्शन इम्पोज किया गया है, यानी कि जब से आपको पता है कि 5 अगस्त 2019 से जब से ये आपका 370 को स्क्रैप आउट किया गया है, उसके बाद से वहाँ पे इंटरनेट सर्विस को भी शट डाउन कर दिया गया था जस्ट टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर। तो जो इंटरनेट शट डाउन कर दिया गया था वहाँ पे 4G की भी स्पीड प्रोवाइड नहीं की जा रही है, वहाँ पे 2G की स्पीड तक प्रोवाइड की जा रही है। तो ये जो इंटरनेट शट डाउन किया गया है इसके अगेंस्ट में पिटीशन फाइल किया गया है सुप्रीम कोर्ट में। साथ ही जो सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे कहना है कि उनके द्वारा ये डिक्लेयर किया गया कि ये जो आपका एक्सेस टू इंटरनेट ये फंडामेंटल राइट, और एक्सेस टू इंटरनेट जो है ये एक फंडामेंटल राइट, और गवर्नमेंट को ये कहा गया कि इस तरीके का जो है रेस्ट्रिक्शन और ये इस तरीके का जो रेस्ट्रिक्शन है उसको रिव्यू करे और जो 4G सर्विस है उसको रीस्टोर करे। तो ये बड़ी बात कही गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि यहाँ पे हम लोग जो इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं ये कहीं ना कहीं हमारा फंडामेंटल राइट है, मूल अधिकार है। और साथ ही साथ जो गवर्नमेंट इस तरीके से रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं कि इंटरनेट सर्विस वहाँ के लोगों को नहीं प्रोवाइड किया जा रहा है, तो ये चीज़ पे ध्यान देना, उनको रिव्यू करना है। और साथ ही साथ इंटरनेट ही नहीं प्रोवाइड करना है, उनको 4G सर्विस भी प्रोवाइड करना है। देखिए आप लोग कितना ज़्यादा उनके लाइफ को अफेक्ट हुआ होगा जो यहाँ पे प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आप बेटर कनेक्ट कर सकते हो। उनको इस तरीके से जो है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड नहीं किया गया तो वो अच्छे से प्रिपरेशन नहीं कर पाए, क्योंकि लॉकडाउन के टाइम से मार्च से ही सारे स्कूल कॉलेजेस सब कुछ बंद है। एक अच्छा खासा आपको देखने को मिला होगा कि लंबे समय तक सब घर पे थे, तो सब घर पे थे तो इंटरनेट के ही इस्तेमाल से जो है सारे लोगों का टाइम कटा। काफ़ी लोग यूट्यूब पे वीडियोस देख के टाइम काटे हैं। काफ़ी लोग जो है आपके नेटफ्लिक्स OTT जो है प्लेटफॉर्म है, ओपन द टॉप प्लेटफॉर्म, इसमें उन्होंने अपना जो है मूवीज़ वगैरह, सीरीज़ वगैरह, डॉक्यूमेंट्री वगैरह देख कर उन्होंने अपना दिन काटा है। तो आप लोग समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा नीडी है। जो लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे उनको काम करने का मौका नहीं मिल पाया, वो काम नहीं कर पा रहे थे घर से भी, तो कितना प्रॉब्लम हुआ, कितना जॉब लॉस हुए, कितने बच्चों को जो है, जितने बच्चे स्कूल ऑनलाइन पढ़ रहे थे उनको ऑनलाइन जो क्लासेस लिया जा रहा था वो भी नहीं वो अटेंड कर पाए, तो बहुत तरीके से उनको लॉस हुआ। ये चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि इसको जो है रिव्यू करना है गवर्नमेंट को, लेकिन ये जो चैलेंज किया गया है एक पिटीशन की 370 को हटाने का, ये जो हटाया गया है इसके लिए जो चैलेंज किया गया ये अभी तक जो है आप लोग देखोगे कि अभी तक इसकी हियरिंग जो है फाइनल नहीं आई है। अब आगे देखते हैं, एनालाइज किया जा रहा है कि क्या क्या यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ है जब से 370 हटाया गया था। तो 370 हटाने के बाद सरकार का ये कहना था कि 370 हटाया इसलिए गया है क्योंकि अब वहाँ के लोगों को इक्वालिटी मिलेगा। पूरी भारत अब एक हो चुकी है, इसमें कहीं से भी डिवीज़न नहीं है। जम्मू एंड कश्मीर के लोग जो है
वो हमारे यहाँ पे आ सकते हैं। हमारे यहाँ पे क्या एक ही देश है, इसमें सारे जितने भी स्टेट है वो सब एक जैसे हैं। जैसे हम लोग आप लोग जो है किसी और स्टेट में फ्रीली जाते हो, वहाँ पे जाके प्रॉपर्टी एक्वायर करते हो, शादी करते हो, तो आप लोग जो है महिलाओं को कोई दिक्कत नहीं होता। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में क्या था कि महिलाएं अगर दूसरे स्टेट के बंदे से अगर शादी करती है तो उनको उनका खुद का जो प्रॉपर्टी था उनसे उनको वंचित कर दिया जाता था। तो ये सारी चीज़ें अब देखने को नहीं मिलेगा, सारी चीज़ें इक्वालिटी होगा, उनका खुद का संविधान होता था, उनका खुद का फ्लैग होता था, तो वो सारी चीज़ें अब नहीं हो पाएगी। लेकिन डेवलपमेंट में भी हो पाएगा क्योंकि बहुत सारे डेवलपमेंट इशू वहाँ पे होते थे। तो इन सारी चीज़ों को देखते हैं कि कितना डेवलपमेंट हुआ है, उसी को यहाँ पे बेटर तरीके से एनालाइज किया जा रहा है। तो अब अगर हम लोग देखें कि क्या क्या मेजर्स लिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कि यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर का जो रीजन है ना उसका यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशनल डेवलपमेंट के लेकर, तो जनवरी 2020 में अगर देखें तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक पैकेज यहाँ पे दिया गया है, वो भी 80,000 करोड़ का। किस लिए? तो यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में डेवलपमेंट वर्क अच्छे से हो सके। रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्री के द्वारा क्या किया गया कि यहाँ पे एक सीरीज़ ऑफ प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए रखा गया जो कि कश्मीर वाले रीजन में है। तो इसमें कौन कौन से प्रोजेक्ट है? सबसे पहले श्रीनगर जम्मू लखनपुर हाईवे है, साथ ही साथ यहाँ पे गाजीकुंड बानीहाल टनल है और श्रीनगर रिंग रोड है। तो ये 3 ऐसे प्रोजेक्ट है जिसको कि बैक टू बैक यहाँ पे कवर करने का रखा गया कि ये तीनों प्रोजेक्ट को यहाँ पे कवर किया जाएगा जल्दी से जल्दी। अब इसके एनालिसिस अगर हम लोग देख ले कि जो बात कर रहे हैं हम लोग डेवलपमेंट का, जम्मू एंड कश्मीर के रीजन का डेवलपमेंट का, तो ये एक पोटेंशियल है जिसमें कि इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ हुआ है और यहाँ पे इंडस्ट्रियल ग्रोथ इससे बूस्ट हुआ है, जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगा, साथ ही साथ इसमें जो मिलिटेंसी है वो यहाँ पे डिक्रीज़ हो पाएगा, साथ ही जो इकॉनमी है वो और ज़्यादा मजबूत हो पाएगा। तो इस तरीके से उस रीजन में, जम्मू एंड कश्मीर के रीजन में डेवलपमेंट करने से बहुत तरीके का फ़ायदा है। अगर हम लोग होम मिनिस्ट्री के अगर यहाँ पे हम लोग एज़ पर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अगर डेटा के हिसाब से देखें तो 168 जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, यानी कि एक तरीके का ये आपका कह सकते हैं कि एक डॉक्यूमेंट होता है जिसके ऊपर 2 पार्टीज साइन करते हैं और कुछ एग्रीमेंट होता है किसी भी प्रोजेक्ट को लेकर। तो यहाँ पे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है आप देख सकते हो कि 168 को यहाँ पे साइन किया गया और इन सब का टोटल जो यहाँ पे वर्थ है वो 13,600 करोड़ है, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए, जम्मू एंड कश्मीर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए इस तरीके का मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया गया है। अगर हम लोग इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देखें जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स कह रहे हैं, तो जो टेरर रिलेटेड एक्टिविटी है, यानी कि टेररिस्ट जो कितना एक्टिविटीज़ करते हैं जम्मू वाले रीजन में, आप लोग देखते हो कि बराबर जो है उनका चलते रहता है, गोली बंदूक बारूद ये सब वो करते रहते हैं। तो जो टेरर रिलेटेड एक्टिविटीज़ है ना वो यहाँ पे 36% तक कम होगा वैली में, और ये 370 को हटाने के बाद ऐसा एनालिसिस किया जा रहा है कि 36% तक जो है ये कम हुआ है। साथ ही साथ अगर हम लोग देखें तो देयर हैज़ बीन अ 40% डिक्रीज़ हुआ है, यानी कि जो लोकल यूथ यहाँ पे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़्यादा इंक्लूड होते थे तो 40% तक ऑलरेडी डिक्रीज़ हो चुका है जब से ये 370 हटाया गया है। तो आप लोग देख सकते हो कि एक ह्यूज यानी कि 40% तक, क्योंकि वहाँ के जो लोकल लोग होते थे ना उनको बहुत ज़्यादा ब्रेन वॉश किया जाता था इन सारे टेररिस्ट के द्वारा, और ब्रेन वॉश करके उन लोगों को अपने गैंग में वो इंक्लूड करते थे, और साथ ही यही सारी जो है इंडिया के लोग को इंडिया के अगेंस्ट में ही भड़का के जो है हमारे यहाँ इस तरीके का दंगे फसाद कराते थे। लेकिन इस तरीके से 370 को हटा के देखने को मिला है यहाँ पे कि 40% तक इस तरीके का लोकल यूथ जो होते थे, जो युवा लोग होते थे, उनकी यहाँ पे डिक्रीज देखने को मिली है कि वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से नहीं जुड़े हैं। तो ये तो हुआ एक डेवलपमेंट को लेकर हम लोग बात किए। दूसरा अगर हम लोग लेजिस्लेटिव चेंजेस को लेकर बात करें कि यहाँ पे क्या क्या डेवलपमेंट की जा रही है, तो 354 जो वहाँ के स्टेट के कानून थे जम्मू एंड कश्मीर को लेके, तो 164 जो कानून है ना उसको हटा दिया गया है, 138 कानून को मॉडिफाई किया गया है, और 170 जो सेंट्रल लॉज थे उसको यहाँ पे एप्लीकेबल कर दिया गया है। टोटल कितना कानून था जब तक ये 370 चल रहा था, तो 354 वहाँ के स्टेट के खुद के कानून थे, इसमें से आपका जो है 164 को हटा दिया गया है। ठीक है, 164 हट गया, साथ ही साथ 138 जो है उसको कुछ मॉडिफाई किया गया है, वहाँ के ही कानून थे। लेकिन हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून था 170 कानून, वो अब यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में अप्लाई होगा। साथ ही साथ अब इसी को एनालाइज किया जा रहा है, तो इसके बारे में डिटेल में देखते हैं। सेवरल यहाँ पे क्रिटिकल, एक सेकेंड जूम करने दीजिए, क्लियर आप लोग को नहीं दिख रही होगी। बहुत सारे सेवरल जो क्रिटिकल लेजिस्लेशन है यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा पास किया गया, अब ये जम्मू एंड कश्मीर में भी अप्लाई हो रहा है। तो कौन कौन से ऐसे कानून हैं जो कि जम्मू एंड कश्मीर में एप्लीकेबल हो पा रहे हैं? तो सबसे पहले कि यहाँ पे लॉ फॉर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन गवर्नेंस, यानी कि बहुत सारे ऐसे कानून हैं जो कि ट्रांसपेरेंसी, वहाँ पे जो काम होगा, गवर्नेंस कहने का मतलब है कि एक्ट ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट कैसे किसी भी चीज़ को लेकर काम करती है, तो वो कैसे काम करेंगे, उनकी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए, उसमें किसी भी तरीके का ओपेकनेस नहीं होनी चाहिए।
और साथ ही अकाउंटेबिलिटी, कितने सच्चे मन से कितने सही तरीके से वो काम करते हैं, और अगर कुछ भी गलत होता है तो उसके लिए किसी न किसी को रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं। तो इस चीज़ को लेकर जो कानून है, यानी कि आप लोग देख सकते हो कि इसके अंदर कौन कौन से कानून आते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहला है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, जो आज तक एप्लीकेबल नहीं होता था जम्मू एंड कश्मीर में। तो इन्फॉर्मेशन लेने का जो कानून, इन्फॉर्मेशन लेने का जो अधिकार है मूल निवासी को, हमारे इंडियन सिटीजन्स को, तो ये कानून अब अप्लाई होगा। साथ ही विसल ब्लोअर्स जो प्रोटेक्शन एक्ट है 2014 का, ये अप्लाई होगा। जो विसल ब्लोअर होते हैं, जो विटनेस होते हैं, उनको कहीं ना कहीं से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का ज़रूरत है, क्योंकि कई बार आप देखते हो कि कोर्ट में पहुंचने से पहले, गवाही देने से पहले जो विटनेस होते हैं उनको मार दिया जाता है। तो उनके सेफगार्ड के लिए यहाँ पे विसल ब्लोअर्स जो प्रोटेक्शन एक्ट है 2014 का, वो अब यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में अप्लाई होगा। साथ ही कुछ कानून है जो कि प्रोटेक्शन ऑफ मार्जिनलाइज सेक्शन, कुछ ऐसे सेक्शन होते हैं जो कि जिनको सारी फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की जाती है, जिनको यहाँ पे बेसिक एमिनिटीज़ भी प्रोवाइड नहीं की जाती है, तो उस तरीके के लोगों के लिए भी कुछ लॉज जो है, वो कानून है जो कि अब अप्लाई होगा। तो कौन कौन से यहाँ पे, सबसे पहले जो स्केड्यूल कास्ट और स्केड्यूल ट्राइब्स के जो लोग हैं, उनके लिए एक अलग से कानून है जो कि प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ है। कहने का मतलब है कि अगर स्केड्यूल कास्ट, स्केड्यूल ट्राइब्स, उनके साथ अगर किसी भी तरीके का अत्याचार होता है तो उसको प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे कानून है जो कि 1954 का है। अब ये जम्मू एंड कश्मीर में अप्लाई होगा। सेकंड है कि नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी, जितने भी सफाई कर्मचारी है उनको भी यहाँ पे जो है, उनके लिए नेशनल कमीशन है 1993 का, तो वो यहाँ पे उनके लिए काम करेंगे। स्केड्यूल ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, यानी कि यहाँ पे जो 2007 का कानून है, जिसमें कि जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स है, यानी कि उनको यहाँ पे फॉरेस्ट राइट को रिकॉग्नाइज करने के लिए उनके पास एक अधिकार है, तो वो भी यहाँ पे अप्लाई हो पाएगा। साथ ही कुछ और कानून है जो कि एजुकेशनल राइट प्रोवाइड किया जाता है, तो वो भी अब जम्मू एंड कश्मीर में होगा, जैसे कि राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन 2009। तो ये एक कानून है जिसके तहत क्या है कि हर एक बच्चे को, जो कि 6 से 14 साल तक के जो बच्चे हैं ना, उनको यहाँ पे फ्री एक एजुकेशन प्रोवाइड करना है। तो ये अब तक जम्मू एंड कश्मीर में नहीं था, लेकिन ये 370 को हटाने के बाद अब इसको भी अप्लाई किया गया है। तो कुछ ऐसे बेसिक कानून हैं जो कि अब यहाँ पे आप देखोगे कि जम्मू एंड कश्मीर में भी इसको अप्लाई किया गया है। अब सेकंड यहाँ पे बात करते हैं और कि गवर्नमेंट क्या क्या यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए, यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा इस रीजन में सेंट्रल स्कीम को कहाँ कहाँ इंट्रोड्यूस किया गया, कौन कौन ऐसे हमारे यहाँ योजना थे, स्कीम थे, जो कि अब जम्मू एंड कश्मीर में भी जो है उसको अप्लाई किया जा रहा है। तो अब देखते हैं कि क्या क्या है यहाँ पे। सिटीजन्स जो जम्मू एंड कश्मीर में रह रहे हैं, अब उनको बेनिफिट मिलेगा। पहले बेनिफिट नहीं मिलता था, बहुत ज़्यादा रोक लगाया जाता था कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी स्कीम्स वगैरह है तो वो वहाँ के जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को नहीं, उससे बेनिफिट होता था। लेकिन अब जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को बेनिफिट होगा। जैसे आयुष्मान भारत स्कीम है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा ये आपका हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम कहा जाता है। तो इसके तहत जो है जितने भी लोग हैं वहाँ के पुअर पीपल्स जो है, यानी कि बीपीएल में जो आते हैं, उनको यहाँ पे आयुष्मान भारत स्कीम के तहत जो है हेल्थ सर्विस प्रोवाइड किया जाएगा। अटल पेंशन योजना है, एपीवाई कहते हैं इसको, अटल पेंशन योजना, जिसमें कि 18 से 40 साल के जितने भी लोग हैं वो यहाँ पे कुछ मिनिमम प्रीमियम देकर जो है 60 साल के बाद उनको यहाँ पे पेंशन उनको मिल सकता है। साथ ही पीएम किसान है, ये फार्मर्स के लिए है, जिसमें कि 6000 यहाँ पे हर एक फार्मर्स को एक साल में यहाँ पे दिया जाता है। 3 मंथ के आपके डिफरेंस में 2000 का दिया जाता है, 3 मंथ के इंस्टॉलमेंट में जो है 2000 यहाँ पे दिया जाता है, और टोटल एक साल में 6000 जो है फार्मर्स को दिया जाता है। तो ये अब यहाँ के जम्मू एंड कश्मीर के किसान को मिलेगा। साथ ही प्रधानमंत्री जन धन योजना बहुत बड़ी योजना है, और ये फिनेंशियल इंक्लूजन के लिए है। फिनेंशियल इंक्लूजन कहने का मतलब है कि हमारे इंडिया में रहने वाले हर एक लोगों के पास एक बैंक अकाउंट तो होना चाहिए, यानी कि सिंपली कहने का मतलब है कि लोगों को बैंकों से जोड़ना है। बैंकों से जोड़ने का क्या फ़ायदा होता है, जब लोगों को बैंकों से जोड़ा जाएगा तो इससे क्या होगा कि लोगों को यहाँ पे जो सरकार के द्वारा सब्सिडी दी जाती है, जो सरकार के द्वारा यहाँ पे किसी भी तरीके का, जैसे अभी पीएम किसान के द्वारा जो है सरकार को 6000 देना है फार्मर्स को, तो सरकार क्या करती है, हर एक किसान के पास जाके तो नहीं देते, तो सरकार क्या करते हैं कि डीबीटी के थ्रू, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के थ्रू जो है वो बैंक अकाउंट के थ्रू, जो किसान के बैंक अकाउंट होते हैं उसमें वो पैसे ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो इससे क्या हुआ कि किसान को टाइम पे पैसे मिल गए, सरकार का भी काम आसान हो गया, फार्मर्स का भी काम आसान हो गया। तो ये तब होगा जब फार्मर्स के पास इस तरीके का बैंक अकाउंट होगा, और 0 अमाउंट में यहाँ पे बैंक अकाउंट ओपन किया जा रहा है प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत, ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ पे स्टैंड अप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया जो यहाँ पे सरकार के द्वारा लाया गया है, वो यहाँ पे जैसे विमेन हो गई, स्केड्यूल कास्ट हो गए, स्केड्यूल ट्राइब्स के लोग हो गए, या फिर कोई भी लोग, जो इस तरीके के लोगों को ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। बेसिकली आपका स्केड्यूल कास्ट, स्केड्यूल ट्राइब्स और विमेन पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, जो अपने आप को एंटरप्रेन्योरशिप बनाना चाह रहे हैं, जिनके पास अगर कुछ नए आइडिया है, कुछ नया करने का उनके अंदर अगर जज्बा है, जुनून है, तो वो यहाँ पे काम कर सकते हैं, अपना बिजनेस खोल सकते हैं और एंटरप्रेन्योरशिप वो बन सकते हैं। तो स्टैंड अप इंडिया उन सारे लोगों को स्टैंड अप करने के लिए
लिए जो है यहाँ पे एक स्कीम लाया गया है। तो अब ये इतने बेसिक स्कीम थे जो कि हमारे ऑल ओवर इंडिया में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है लोगों को। तो ये हर एक तबके के लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट वाला स्कीम है। तो ये अब जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। उसके बाद अगर देखें तो नेशनल सेफ्रॉन मिशन है, जिसमें कि 3500 से ज़्यादा हेक्टेयर ऑफ लैंड जो जम्मू एंड कश्मीर में है, इसको रिजुवनेट किया गया है, यानी कि फिर से पुनर्जीवित किया गया है। वो भी किस लिए? तो सैफ्रॉन कल्टीवेशन के लिए। और सैफ्रॉन को जीआई टैग भी दिया गया है, जोग्राफिकल इंडिकेशन का टैग दिया गया है। कहने का मतलब ये होता है जीआई टैग से कि अब जिस एरिया में जिस भी यहाँ पे आपका किसी भी फूड को या फिर किसी भी हैंडीक्राफ्ट को, मैन्युफैक्चर्ड को अगर इस तरीके से जीआई टैग दिया जाता है, यानी कि उसकी महत्व बढ़ जाती है और उसका रिकग्निशन हो जाता है कि वो एक पर्टिकुलर जगह से यहाँ पे निकल कर आया। तो सैफ्रॉन कल्टीवेशन को और ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए इस तरीके का नेशनल सैफ्रॉन मिशन लाया गया है। साथ ही साथ यहाँ पे आप देखोगे कि फर्दर टूरिज्म जो है उसको बूस्ट करने के लिए, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर बहुत सुंदर है, आप लोग प्लीज़ जाइएगा कभी घूमने के लिए। बहुत ही एकदम वादियों वाला जगह आपको देखने को मिलेगा, इतना खूबसूरत है। तो टूरिज्म वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो टूरिज्म को और बूस्ट करने के लिए, कनेक्टिविटी को और ज़्यादा यहाँ पे बढ़ाने के लिए 11 एयरपोर्ट जो है जम्मू एंड कश्मीर में वो बनाया जाएगा। 2 आपका लद्दाख में बनाया जाएगा, जिसको उड़ान स्कीम के अंदर उड़े देश का आम नागरिक। तो यहाँ पे क्या था कि कनेक्टिविटी बढ़ाया जा रहा है, यानी कि जो अनसर्व्ड एरिया है, रीजनल कनेक्टिविटी के लिए ये स्कीम लाया गया था। तो इसको अब यहाँ पे इंप्लीमेंट किया जाएगा। 11 जो है आपका एयरपोर्ट जम्मू एंड कश्मीर में और 2 एयरपोर्ट आपका लद्दाख में ये बनेगा। साथ ही हेल्थ सेक्टर के हिसाब से देखें तो इसमें भी जो आपका 2 एम्स हॉस्पिटल खोला जाएगा, साथ ही 5 न्यू मेडिकल कॉलेजेस खोले जाएंगे, वो भी कहाँ? तो जम्मू एंड कश्मीर में। साथ ही अगर हम लोग देखें कि यहाँ पे 262% जो है वो माइनॉरिटी जो स्कॉलरशिप है वो यहाँ पे इंक्रीज़ हो चुका है। तो ये सारे यहाँ पे एनालिसिस देखने को मिला है कि चेंज देखने को मिला है, जो कि अब क्या है कि वहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है गवर्नमेंट स्कीम्स के थ्रू। अब यहाँ पे नेक्स्ट अगर हम लोग डेवलपमेंट देखें तो एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस क्या क्या आया है जम्मू एंड कश्मीर में और लद्दाख में, यानी कि जब से इसको यूनियन टेरिटरी कन्वर्ट कर दिया गया है तो इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस क्या क्या आया है, एक एक करके देखते हैं। स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स की बात करते हैं, जो कि बहुत सारे डिपार्टमेंट में किया गया है। साथ ही यहाँ पे कुछ फंक्शंस को भी मर्ज कर दिया गया है। और अगर हम लोग फाइनेंस और प्लानिंग डिपार्टमेंट में देखें तो यहाँ पे जो फंडिंग सोर्स का ड्युअलिटी था, यानी कि 2 तरीके से फंडिंग सोर्स आता था, उसको यहाँ पे देखा जा रहा है। साथ ही इसमें क्या है कि फिनेंशियल डिसिप्लिन और साथ ही साथ जो यहाँ पे आपका ओवर एक्सपेंडिचर था उसके ऊपर कंट्रोल किया जा रहा है। यानी कि जम्मू एंड कश्मीर के जो सरकार थे वो बहुत ज़रूरत से ज़्यादा जो खर्च करते थे, साथ ही उनका जो इनकम सोर्स था वो ड्युअलिटी था। एक तो उनको अपने हिसाब से वो देखते थे, साथ ही सेंट्रल गवर्नमेंट से भी लेते थे, तो बहुत तरीके का उनका सोर्स था। तो इन सब पे जो है कंट्रोल किया गया। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है जम्मू एंड कश्मीर में, अब उनको यहाँ पे जो है बेनिफिट भी रिसीव हो रहा है, यानी कि जो 7th पे कमीशन है, सेंट्रल 7th पे कमीशन जो है यहाँ पे, उनके थ्रू जो है वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है, सेंट्रल हो या स्टेट हो, स्टेट तो नहीं लेकिन हाँ वहाँ पे जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है उनको यहाँ पे बेनिफिट हो रहा है, ज़्यादा उनको पेमेंट मिल रहा है। साथ ही 10,000 से भी ज़्यादा वैकेंसीज जम्मू एंड कश्मीर में है, वो भी सारे लेवल में। इसको आइडेंटिफाई किया गया है कि बहुत सारे जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है उनके थ्रू यहाँ पे आपका रिक्रूटमेंट भी होगा। वहीं अगर हम लोग लद्दाख यूनियन टेरिटरी की बात करें तो इसमें अभी भी बहुत ज़्यादा जो है मैन पावर की कमी देखने को मिल रही है। लद्दाख वाली एरिया बहुत अच्छा है, लद्दाख में बहुत ही ब्यूटीफुल है, ब्यूटी आपको देखने को मिलेगा, लेकिन क्या होता है ना कि वहाँ पे डेवलपमेंट आज तक अच्छे तरीके से नहीं हो पाया। एक कह सकते हैं कि एक नेग्लिजेंस है, वहाँ पे इग्नोरेंस है, पता नहीं आज तक लद्दाख में अच्छे तरीके से आपको डेवलपमेंट नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि सरकार उस पर फोकस नहीं कर रही है, सरकार उस पर ज़रूर फोकस कर रही है। बहुत सारे वैकेंसीज आपको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में देखने को मिलेगा, स्पेशली जो हायर लेवल पे है। और एडवर्सली यहाँ पे अफेक्ट हुआ है, यानी कि जो पब्लिक सर्विस को डिलीवर करने में जो है ना एडवर्सली यहाँ पे बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा कि लद्दाख में अफेक्ट हुआ है। तो ये सारी चीज़ों को दूर किया जाएगा, लद्दाख पे भी अब सही तरीके से फोकस किया जा रहा है। अब एक और पॉइंट देख लेते हैं कि जो डोमिसाइल कानून यहाँ पे, यानी कि जो 35A रिकॉग्नाइज़ करता था कि जम्मू एंड कश्मीर में कौन परमानेंट यहाँ के लोग हैं, तो ये जो डोमिसाइल लॉज है उसको डाइल्यूट किया गया। तो उसके बाद देखते हैं पार्लियामेंट के द्वारा यहाँ पे आपका रीडिफाइन किया गया है कि जम्मू एंड कश्मीर के डोमिसाइल को लेकर। डोमिसाइल क्या होता है? स्थायी निवासी। जैसे आप कहीं के भी हो, जैसे आप मुंबई में जन्म लिए हो, दिल्ली में हो, चेन्नई में हो, राजस्थान में हो, कहीं के भी हो, वहाँ का आपका जो है एक डोमिसाइल बन जाता है कि आप यहीं के मूल निवासी हो। उससे आपको थोड़ा कहीं ना कहीं आपके स्टेट गवर्नमेंट जॉब में आपको बेनिफिट मिलता है। फाइन, तो ये जो है फिर से रीडिफाइन किया गया है पार्लियामेंट के द्वारा जम्मू एंड कश्मीर के डोमिसाइल को, यानी कि वो रेसिडेंट जो कि लास्ट 15 ईयर्स से इस यूनियन टेरिटरी में रह चुके हैं और साथ ही साथ 7 ईयर्स तक वो वहाँ पे जो है पढ़ चुके हैं और 10th और 12th एग्जाम भी वहाँ से दे चुके हैं रजिस्टर्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, तो अब उनको वहाँ का डोमिसाइल दिया जाएगा, यानी कि उनको वहाँ का मूल स्थायी निवासी माना जाएगा।
तो यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन चेंज हो गया। एक तो है कि 15 साल तक आप अगर वहाँ पे रहे हो, दूसरा है कि अगर आप 7 साल तक स्कूलिंग की हो, और तीसरा है कि अगर आपने 10th और 12th वहाँ के किसी रजिस्टर्ड स्कूल से, इंस्टीट्यूशन से अगर आपने बोर्ड और इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम दिया, तो यानी कि आप जम्मू एंड कश्मीर के मूल निवासी हो गए। साथ ही डोमिसाइल जो है, अब इसमें बच्चों को भी इंक्लूड किया गया, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो बच्चे हैं, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट एडेड ऑर्गेनाइजेशन के बच्चे हैं, या फिर पीएसयू के बच्चे हैं जिनको यहाँ पे जो जम्मू एंड कश्मीर में 10 साल तक भी सर्व किए हैं, तो उनको भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया कि उनको डोमिसाइल दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखते कुछ एनालिसिस किया जा रहा है कि इस अमेंडमेंट से, यानी कि जो डोमिसाइल के कानून में जो अमेंडमेंट किया गया, इससे क्या बेनिफिट है। सबसे पहले क्या है कि यहाँ पे आपके जो इंडस्ट्रीज़ है और एमएनसीज़ है, उसमें कुछ आपको एक्ट देखने को मिलेगा, यानी कि जो लैंड की प्रोक्योरमेंट है, वहाँ पे क्या था कि ज़मीन कोई भी आके नहीं खरीद सकता है। जम्मू एंड कश्मीर में जो लोग रहते हैं वहीं वहाँ की ज़मीन खरीद सकते हैं, बट अब क्या है कि लैंड के प्रोक्योरमेंट में ईज़ हो गया है, जिससे क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर्स उस स्टेट में जाएंगे, और इन्वेस्टर्स जब इन्वेस्ट करना स्टार्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक उस स्टेट की जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है वो बेटर होने लगती है, बूस्ट होने लगती है। सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर बात करें, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है उनको जो जम्मू एंड कश्मीर में पोस्ट किया गया है, अब क्या है कि उनको भी बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे, यानी कि जो रेस्ट ऑफ द कंट्री में वो बेनिफिट होते थे, मिलते थे, वो अब उनको जम्मू एंड कश्मीर में भी मिलेंगे। आपको पता है बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉय होते थे जो कि जम्मू एंड कश्मीर में अपना पोस्टिंग नहीं लेना चाहते, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्ट किया जाता था, उनको बहुत ज़्यादा लिमिटेड बेनिफिट मिलता था। लेकिन अब जैसे ऑल ओवर द इंडिया में 28 स्टेट टोटल है, लेकिन जैसे ही 27 स्टेट में उनको फैसिलिटी दी जाती थी, अब उसको जम्मू एंड कश्मीर में भी वैसे ही फैसिलिटी दी जाएगी। फाइन, तो जम्मू एंड कश्मीर हालांकि यूनियन टेरिटरी है, तो अभी टोटल आप लोग ध्यान रखिए कि 28 स्टेट है, साथ ही साथ यहाँ पे 8 यूनियन टेरिटरी है। तो ये रेशियो आप लोग को याद रखना है कि कितने हमारे यहाँ अब स्टेट हो गए, कितने यूनियन टेरिटरी हो गए। तो जो भी दूसरे स्टेट में मिलता था, क्योंकि पहले स्टेट था ना वो, तो सारे लोग वहाँ पे पोस्टिंग नहीं लेना चाहते थे, बट अब तो आपका एक जैसा हो गया है। जम्मू कश्मीर में रहिए या फिर चेन्नई में रहिए, या फिर आप कर्नाटक में रहिए, या फिर आप बिहार में रहिए, कहीं पे भी रहिए, आपका जो है इक्वल पोस्टिंग और इक्वल बेनिफिट आपको मिलेगा। और साथ ही साथ जो है लोकल डोमिसाइल का जो प्रेफरेंस है वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो प्रोफेशनल कॉलेज है और उसमें एडमिशन लेने के लिए साथ ही बेनिफिट है, जैसे कि स्कॉलरशिप उनके बच्चों को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें से क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को यहाँ पे इंकरेज किया जाएगा कि वो यहाँ पे उनके टेन्योर बढ़ाया जाए, वो वहाँ पे आराम से उनको पोस्टिंग मिले। साथ ही यहाँ पे जो सोशल फैब्रिक है उसको इंटीग्रेट किया गया है इस न्यू डोमिसाइल लॉ में, यानी कि यहाँ पे जो डोमिसाइल स्टेटस है वो यहाँ पे मार्जिनलाइज सेक्शन को भी प्रोवाइड किया गया है। मार्जिनलाइज सेक्शन कहने का मतलब है कि जो वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी है, कोई वाल्मीकि कम्युनिटी के यहाँ पे मेंबर है जो कि बहुत सारे जम्मू एंड कश्मीर के वेरियस पार्ट में वो सेटल्ड हो गए, या फिर कुछ अदर यहाँ पे माइग्रेंट है, तो उनको भी यहाँ पे इस तरीके का प्रोविजन दिया जाएगा, बेनिफिट दिया जाएगा। साथ ही यहाँ पे जो डोमिसाइल कानून है उसमें जो चेंजेस किया गया है, इसमें कुछ सर्टेन सेक्शंस को भी देखा गया है, यानी कि यहाँ पे जो डेमोग्राफिक मेकअप है कुछ रीजन का डेमोग्राफिक तरीके से चेंज किया गया है, वो भी यहाँ पे देखने को मिलेगा कि जो डोमिसाइल कानून है उससे कुछ डेमोग्राफिक यहाँ पे चेंज होगा। तो यहाँ पे देखने को मिला था कि 4 लाख से भी ज़्यादा लोगों को जो जम्मू एंड कश्मीर में है उनको न्यू डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी मिला है। ये जो नया क्राइटेरिया निकल कर आया है डोमिसाइल के लिए, तो इसमें 4 लाख से भी ज़्यादा लोग को जो है ये न्यू डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिया गया है। अब नेक्स्ट यहाँ पे है कि बहुत सारे सेवरल मेजर्स जो है वो यहाँ पे लिया गया है, जिसमें कि जो वायलेंट प्रोटेस्ट है या फिर पीस को मेंटेन करने के लिए इस जम्मू एंड कश्मीर वाले रीजन में, तो इसके लिए भी बहुत सारे मेजर्स लिए गए हैं। जैसे कि क्या है कि कर्फ्यू को एक्सटेंड किया गया है, वो यहाँ पे आपका कुछ सर्टेन रीजन में, और साथ ही साथ जो पॉलिटिकल प्रिजनर है उनको डिटेन किया गया है। डिटेन कहने का मतलब है कि कुछ दिन तक जो है उनको अरेस्ट करके रखा गया है, घर में नहीं, होम मीन्स पुलिस में मतलब जेल में नहीं, उनको होम अरेस्ट करके रखा गया था। टेलीफोन लाइन हो गया, मोबाइल कम्युनिकेशन हो गया, इंटरनेट सर्विस हो गया, ये सारी चीज़ों को स्टॉप किया गया, रेस्ट्रिक्ट किया गया। साथ ही जो मीडिया और ट्रांसपोर्ट है उनको वहाँ से जाने से रोका गया। साथ ही जो 4G इंटरनेट कनेक्टिविटी है वो तो अब तक भी रिस्टोर, आप देखोगे कि अब तक भी रिस्टोर नहीं हुआ है, और रिस्टोर होना भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कुछ सेवरल मेजर्स लिए गए थे, जिससे कि ये जो 370 हटाया गया था, क्योंकि बहुत बड़ा मूव्स था ये, और इसके अलावा कोई सोल्यूशन ही नहीं था। 370 देकर जो है ये टेम्प्रेरी बेसिस में बात किया गया था कि इसको दिया जाएगा, बट वहाँ के लोग जो है जम्मू एंड कश्मीर की सरकार जो है उसको परमानेंट समझ के बैठ गए थे। तो परमानेंट था नहीं, इसलिए हमारे प्रेसिडेंट जो है पार्लियामेंट के द्वारा बाकायदा इसको कानून पास करके इस 370 को हटा दिया गया। तो ऑब्वियस है कि इसके अगेंस्ट में बहुत ज़्यादा वायलेंट होगा, बहुत ज़्यादा जो है आप देख सकते हो कि लोगों को बहुत ज़्यादा आक्रोश था, बहुत ज़्यादा लोग जो है परेशान थे, हताश थे, समझ नहीं पा रहे थे। तो इस तरीके की चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए इतना ज़्यादा जो है यहाँ पे स्टेप्स लिया गया, यानी कि कर्फ्यू यहाँ पे लगाया गया। कर्फ्यू कहने का मतलब है कि लोगों की जो ग्रुपिंग है उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, लोगों की जो मूवमेंट
मूवमेंट है उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। 24 घंटे में से 1 या 2 घंटा मिलेगा जिसमें आप बाहर आकर अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीद सकते हो, वो भी सरकार के ऑर्डर से, वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटर होंगे उनके ऑर्डर से जो है 1-2 घंटे का रिलीफ दिया जाता है। बाकी सारे टाइम जो है आप कहीं भी नहीं निकल सकते बिना किसी कॉज के। साथ ही जो पॉलिटिकल प्रिजनर थे उनको, जैसे महबूबा मुफ्ती थी और वहाँ के बहुत सारे अब्दुल्ला जी है, उन सबको जो है होम अरेस्ट करके रखा गया था। साथ ही वहाँ के जो है कम्युनिकेशन जो लाइन थी उनको कट किया गया कि लोग एक दूसरे से बात नहीं कर सके, इंटरनेट यूज़ नहीं कर सके। इंटरनेट यूज़ करने से आज की डेट में आप देख रहे हो कि र्यूमर्स फैल रहे हैं, बहुत ज़्यादा जो है मॉब लिंचिंग होता है और लोगों में आक्रोश होता है, इतने सारे मीम्स बनाए जाते हैं कि लोगों की इमोशन हर्ट होती है। तो ये सारी चीज़ों को रोकने के लिए सरकार को मजबूरन ऐसा कदम उठाना पड़ा। लेकिन अब देखते हैं कि इससे क्या इम्पैक्ट हुआ। इस तरीके का जो स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी मेजर्स दिया गया है ना, जैसे कि लॉकडाउन भी लगाया गया इस कोविड-19 को देखते हुए, कम्युनिकेशन और जो इंटरनेट ब्लॉकेज है ये भी देखने को मिला। तो इससे हुआ क्या, इम्पैक्ट क्या हुआ? इम्पैक्ट कुछ अच्छा नहीं हुआ, बुरा ही बुरा हुआ। जॉब लॉस हुआ, यानी कि यहाँ पे देखने को मिला कि 1,44,500 जॉब लॉस देखने को मिला कश्मीर टूरिज्म में और हैंडीक्राफ्ट सेक्टर में, मोस्टली जो कि यहाँ पे टूरिस्ट से ही अर्निंग उनका होता था, तो उनको जॉब लॉस हो गया। साथ ही ये कब से, तो अगस्त 2019 से। और उसके बाद अगर हम लोग देखें बच्चों में क्या असर पड़ा, तो स्कूल तो बंद थे, कॉलेज भी बंद था और साथ ही साथ हाई स्पीड इंटरनेट भी प्रोवाइड नहीं था, तो वो अच्छे तरीके से पढ़ नहीं पाए। जो स्कूल के बच्चे थे जिनका जूम में मीटिंग होता था, जूम में वो बैठ के पढ़ाई करते थे स्कूल टीचर्स के द्वारा, वो नहीं पढ़ पाए। जितने यहाँ पे कॉम्पिटिटर्स थे जो कि इस तरीके के एस्पिरेंट थे और भी डिफरेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, चाहे वो बैंक हो, रेलवे हो, कोई भी सेक्टर का हो, वो अपना प्रिपरेशन अच्छे से नहीं कर पाए। हेल्थ सेक्टर में अगर देखें तो डॉक्टर्स अनएबल थे कि वो यहाँ पे लेटेस्ट डेवलपमेंट कर सके हेल्थ केयर में, स्पेशली जो है कोविड-19 के टाइम में। आप दूसरे स्टेट की भी देख सकते हो कि कोविड-19 के टाइम में जो है वो कोविड पेशेंट को ही देख रहे थे, उसके अलावा कोई पेशेंट को देख भी नहीं रहे थे, किसी और डिजीज़ के पेशेंट को। तो क्या हो रहा था कि टेली मेडिसिन उस समय बहुत ज़्यादा चल रहा था, तो लोग जो है यहाँ पे ऑनलाइन डॉक्टर्स को कंसल्ट कर रहे थे। प्रैक्टो के बारे में भी हम लोग पढ़े थे कि 85% से भी ज़्यादा जो है प्रैक्टो में लोग जो है अपना ऑनलाइन कंसल्ट कर रहे थे डॉक्टर्स को। तो इस तरीके से वहाँ पे इंटरनेट नहीं था, तो लोग अपने डॉक्टर्स को भी कंसल्ट नहीं कर पाए। तो ह्यूज यहाँ पे जो है नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिला। साथ ही इतने लंबे समय तक जो है पॉलिटिशियन को डिटेन किया गया, तो यहाँ पे उनका ह्यूमन राइट्स भी अंडरमाइन हुआ, कहीं ना कहीं ह्यूमन राइट्स उनका जो है हनन हुआ, इंडिविजुअल लिबर्टी भी चला गया। तो इस तरीके से हमारा जो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं थ्रेटन था, कहीं ना कहीं मुश्किल में था। तो ये सारी बातें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो यहाँ पे नियरली 300 यानी कि 444 जो पर्सन्स थे उसमें से 300 को यहाँ पे जो है रिलीज़ किया गया, जो भी यहाँ पे पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत डिटेन किया गया था। तो ये कानून भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, तो इससे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके मेंस में, नेक्स्ट ईयर प्रीलिम्स में, क्योंकि आप देखते हो कि कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो कि 1 साल 2 साल पुराने होते हैं, टॉपिक जो कि न्यूज़ में रहता है, तो तुरंत नहीं पूछ लिया जाता है, लेकिन नेक्स्ट ईयर ज़रूर पूछा जाता है। जैसे कोरोना वायरस अभी बहुत न्यूज़ में है, तो इस बार नहीं पूछा गया, लेकिन मेक श्योर कि 2021 में उससे क्वेश्चन जरूर निकल कर आएंगे। और ये पब्लिक सेफ्टी एक्ट भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, तो इससे 2021 में आपके क्वेश्चन जरूर निकल कर आएंगे। तो ये एक यूपीएससी का ट्रिक होता है क्वेश्चन को टफ बनाने का, नथिंग एल्स। साथ ही यहाँ पे आप देखते हैं कि डिप्लोमेटिक और इंटरनेशनल डेवलपमेंट कैसा रहा। तो पाकिस्तान में यहाँ पे पोर्ट्रे किया गया कश्मीर को चेंज करने का, और पाकिस्तान वाले ऐसे दिखा रहे थे कि ये ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आ गया, यानी कि यहाँ पे जो इस रीजन की स्टेबिलिटी है अब वो मुश्किल में आ गई है, पूरी तरीके से लोगों पे जो है एक तरीके का जो है संकट टूट पड़ा है, ऐसा पाकिस्तान का कहना था, पाकिस्तान ऐसा दिखा रहे थे। साथ ही अगर हम लोग देखें तो जो यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल के जो परमानेंट मेंबर है और जो पाकिस्तान के अलाई है जिनका नाम यहाँ पे चाइना है, वो यहाँ पे क्लोज्ड कंसल्टेशंस का रिक्वेस्ट कर रहे थे कश्मीर को लेके। कुछ कंट्रीज़ है जैसे टर्की हो गए, मलेशिया हो गए, वो इस तरीके का जो रेस्ट्रिक्शन लगाया गया था जम्मू एंड कश्मीर के वैली में, तो उसको क्रिटिसाइज़ भी कर रहे थे। कुछ कंसर्न यहाँ पे ह्यूमन राइट वायलेशंस का निकल कर आए जो कि कश्मीर में थे। तो ये सारी बातें आप लोग को देखने को मिलेगा कि इस तरीके का काम हुआ, यानी कि हम जैसा यहाँ पे स्टेप ले रहे थे अपने जम्मू एंड कश्मीर को अपने ही रीजन में जोड़ने के लिए, तो उससे यहाँ पे इंटरनेशनल वर्ल्ड में थोड़ा सा क्रिटिसाइज सहना पड़ा। लेकिन अब देखते हैं कि यहाँ पे एनालिसिस किया जा रहा है इन सारे क्रिटिसाइज को। जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान यहाँ पे जो कश्मीर इशू को लेके बहुत ज़्यादा इंटरनलाइज करता है, यानी कि पूरे वर्ल्ड वाइड जो है इस तरीके के कश्मीर इशू को लेकर ये बहुत ज़्यादा बात करते हैं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी इन के थ्रू जो है ये बहुत ज़्यादा जो है इसको नेम और फेम करने का कोशिश करते हैं। तो मीटिंग यहाँ पे जो है वो क्लोज हो चुका था इनफॉर्मल, और अब तक जो है इसमें कोई भी आउटकम्स नहीं निकल पाया है। साथ ही साथ अगर हम लोग सारे कंट्रीज़ की बात करें तो वो यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर जो कि बायलैटरल इशू था इसको अंडरलाइन किया गया, और यहाँ पे कोई डिजर्व टाइम और अटेंशन इस काउंसिल को नहीं दिया गया। इंडिया का अगर नैरेटिव देखें कश्मीर के ऊपर,
तो ये कहीं ना कहीं हमारे ग्लोबल मीडिया को तो अफेक्ट किया ही है, लेकिन इससे पहले जो पाकिस्तान था उनको यहाँ पे प्राइमरी एग्रेसर माना जा रहा है, वो भी कश्मीर वाले इशू को लेकर। और मेन प्रॉब्लम जो है ना, मोस्ट जो यहाँ पे प्रॉब्लम आपको इस रीजन में देखने को मिलेगा वो यहाँ पे पाकिस्तान को ही माना जा रहा है। इसी के साथ अगर हम लोग देखें जो प्रोएक्टिव डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा इस मैटर में, तो बहुत सारी जो कंट्रीज़ है वो यहाँ पे ऐसे देख रहे हैं कि ये जो 370 हटाया गया है जम्मू एंड कश्मीर से, तो ये हमारा इंडिया का जो है इंटरनल मैटर है और इसको इस तरीके से जो है बात करने का ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ यहाँ पे बायलैटरल सेटलमेंट की ज़रूरत है कश्मीर इशू को लेकर, और ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो है मिल के बात करने से ही इसका जो है मुद्दा का जो है वो हल निकलेगा। क्योंकि आप देखते हो कि पाकिस्तान वाले हमेशा जो है वो हमारे ऊपर जो है लगे रहते हैं, कभी ना कभी टेररिस्ट अटैक कराते ही रहते हैं। तो इस टेररिस्ट अटैक कराने से क्या होगा, मिल के बात करने से ही यहाँ पे सोल्यूशन निकलता है। दो लोगों के बीच में अगर झड़प हो जाए, अगर वो लोग लड़ते ही रहे तो क्या होगा, हमेशा लड़ते ही रहेंगे, इसका कभी कोई समाधान होगा नहीं। सोल्यूशन आपको निकालना है तो बात करके ही निकालना होगा। तो ऑब्वियस है कि ये इंडिया और पाकिस्तान का जो है इंटरनल मैटर है और हम दोनों को मिलके ही यहाँ पे बात करके इसके ऊपर जो है सलाह मशवरा करना होगा। सारे ग्लोबल वर्ल्ड में जो भी कंट्रीज़ है वो अपना जो भी व्यूज़ दे देते हैं ना, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो अगर क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं या फिर प्रेज़ कर रहे हैं तो उससे हमारा क्या जाता है कि नहीं। हमें तो जो अपना काम करना है, हम अपने ही टेरिटरी को अपने ही अंदर इंक्लूड किए, तो इसके लिए लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, तो इसमें तो कोई बात नहीं बनता है कि नहीं। गलत तरीके से आप देखोगे कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड रीजन बना दिया गया। पीओके वाले रीजन में जो है पाकिस्तान गलत तरीके से उसको अपना कहता है, वो हमारे ही टेरिटरी है लेकिन वो अपना अपना कहता है। तो ऐसे में आप देखते हो कि इंटरनेशनल वर्ल्ड में जो है सारे कंट्रीज़ किसी को जो पाकिस्तान के बहुत अच्छे दोस्त हैं जैसे चाइना है, हमेशा उसकी उसी की बुराई करते हैं, उसी का साथ देता है चाइना, तो हमारा क्यों साथ देगा, हमारे लिए तो वो क्रिटिसाइज़ ही करेगा। तो यही सारी मेन मुद्दे हैं, तो वो फ़र्क नहीं पड़ता, ये हमारा इंटरनल इशू है और हमें किस तरीके से इसको टैकल करना है ये बेटर हम ही समझेंगे, है कि नहीं। अब ये बहुत ही अच्छी आर्टिकल थी क्योंकि आपको ये समझ में आया कि एक साल का पूरा यहाँ पे एक अच्छे से यहाँ पे दिया गया है कि एक साल में क्या क्या चेंजेस हुए, किस तरीके से यहाँ पे आपका लिया गया, क्या क्या स्टेप लिया गया, तो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे समझाया गया। आई होप कि आप लोग समझे होंगे। कुछ कंक्लूजन देख लेते हैं कि क्या बताया जा रहा है। ये जो स्पेशल स्टेटस दिया गया था जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को, इसको जो हटाया गया है आर्टिकल 370 के थ्रू, तो इसमें बहुत सारे एम्बिशियस जो रोड मैप है, यानी कि अब इस रीजन में क्या होगा कि हम लोग पीस ला पाएंगे, शांति ला पाएंगे, साथ ही कुछ ना कुछ प्रोग्रेस हो पाएगा। बाइफर्केशन जो किया गया है स्टेट का 2 यूनियन टेरिटरी में, तो यहाँ पे लोकल कम्युनिटीज़ को एक ग्रेटर सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन दिया गया कि अब पब्लिक चीज़ों में वो पार्टिसिपेट कर पाएंगे। साथ ही साथ जो इस वैली में जितने भी यूथ है ना, यानी कि वो यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस को ज्वाइन कर पाएंगे, सिविल सर्विस को ज्वाइन कर पाएंगे और यहाँ पे एजुकेशन और स्पोर्ट के फील्ड में वो एक्सेल कर पाएंगे और बढ़िया कर पाएंगे। जो यहाँ पे डिसेंट्रलाइज्ड लोकल बॉडीज़ का जो है वो अच्छे तरीके से डेवलपमेंट हो पाएगा। डिसेंट्रलाइज्ड लोकल बॉडी कहने का मतलब है यहाँ पे कि जैसे आपका 73rd कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि पंचायती राज का डेवलपमेंट हो पाएगा। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन यहाँ पे आपके सेटलमेंट हो पाएंगे अच्छी तरीके से। और डिसेंट्रलाइज्ड फंड है, यानी कि सेंटर है, उसके बाद हमारा स्टेट है, उसके बाद हमारा यहाँ पे आप लोग देखोगे कि पंचायती है, लोकल गवर्नमेंट भी होते हैं। तो इस तरीके से डिसेंट्रलाइज्ड जो लोकल बॉडीज़ है वो यहाँ पे आपका जो है उसका डेवलपमेंट हो पाएगा। कॉन्फिडेंस यहाँ पे बिल्डिंग मेजर्स है, जो कि जितने भी युवा यहाँ पे रहते हैं उनके अंदर ये कॉन्फिडेंस निकल कर आ पाएगा। इंटरनेट सर्विस जो है उसको यहाँ पे फेज़ मैनर में रिस्टोर किया जाएगा और साथ ही साथ सोशियो इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है इस रीजन का वो यहाँ पे पार्टिसिपेटरी हो पाएगा, यानी कि बेटर तरीके से यहाँ पे सारी चीज़ें हो पाएगी। जैसे हर एक स्टेट में आप देखते हो, जिस भी स्टेट में आप रह रहे हो तो वहाँ पे एक आपको बेटर फील होता है कि वहाँ पे सारी आप एकदम फ्रीली रह पाते हो, वहाँ पे किसी भी तरीके का आपके ऊपर इंक्रोचमेंट नहीं होता है। तो उसी तरीके से जो है अब जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी में भी यही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे समझाया गया और ये आर्टिकल मुझे ऐसा लगता है कि आपको बेटर तरीके से समझ में आए। अगर फिर भी कोई डाउट कोई सजेशन है तो आप कमेंट करके आराम से पूछ सकते हो। तो आज के लिए बस इतनी ही रखते हैं क्योंकि टाइम हमारा हो चला है और नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के साथ और रेस्ट ऑफ द आर्टिकल को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ही कंप्लीट कर लेंगे। तो आज ये अच्छी आर्टिकल थी, आराम से पढ़िए, नहीं समझ में आता है दोबारा पढ़िए, दोबारा सुन लीजिए, नहीं समझ में आता है तो ज़रूर कमेंट कीजिए। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए क्योंकि आज से आपका डेली क्लासेस स्टार्ट हो चुका है, तो इसलिए आपको यहाँ पर रेगुलर आने के लिए सब्सक्राइब करना होगा जिससे कि जब भी मैं वीडियो यहाँ पे अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।